ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत्काले सुसमाहितं तदर्थं शब्दमर्थं वा सद्बोधकं भिष्टदम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। नक्षत्रों की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज बारी करेंगे हस्त नक्षत्र की। आज जिस नक्षत्र के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ, यह हस्त नक्षत्र 5 ताराओं का समूह है और इसके जो स्वामी देवता हैं वस्तुतः सूर्य है ना। तो इसके स्वामी देवता कौन हो गए? सूर्य हो गए। ये नक्षत्र किसका है? हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके स्वामी देवता कौन हो गए? सूर्य हो गए। इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको बहुत ही जानकारी की बात बताता हूँ। अपने मन में जिस भी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो, कोई वस्तु, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके, जो वेद वेदता ब्राह्मण हो, जो वेद को जानता हो, उसकी निंदा न करता हो और बहुत ही अच्छे तरीके से सदाचरण के साथ अपना जीवन बिताता हो, भगवान की चर्चा करता हो, कर्मकांड आदि का काम करता हो, उन्हें बुला करके सुंदर वाणी से मतलब पूजित करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। साक्षात ब्राह्मण परमात्मा स्वरूप ही होता है ऐसा मान करके, भगवान देवता स्वरूप है, उनको बुला करके उनकी पूजा करिए, उनको दान दीजिए। जिस भी वस्तु की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है धन दान दीजिए, स्वर्ण की आवश्यकता है स्वर्ण दान दीजिए, गाय की आवश्यकता है तो गोदान करिए, बुद्धि की आवश्यकता है तो अपनी बुद्धि से उनको श्रेष्ठतम तरीके से पूजा करिए। और ऐसा करने से व्यक्ति 10 वर्ष, 1000 वर्ष, 100 वर्ष, कई वर्षों तक स्वर्ग में तो वास करता ही है, पर अपने जीवन में इस काल में भी अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। विश्वेश्वर संहिता 16वां अध्याय श्लोक संख्या 20। यहाँ पे वही बात कही गई है, जो वस्तु बिना मांगे ही किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। अगर किसी वस्तु को मांगने के बाद आप उसे दे रहे हैं तो उसका आधा प्रतिफल ही आपको मिलता है, और बिना मांगे अगर आप उसको किसी को कोई वस्तु दे देते हैं और उससे वापस फिर से प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। ये बात मैंने शिव पुराण की थी। अब आइए बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। वस्तुतः ये नक्षत्र सूर्य का है और अगर बन पड़े तो हमें जो भी जातक हस्त नक्षत्र में जन्मा है उसको भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, अदिति की पूजा करनी चाहिए। सवित्रये नमः, ओम सवित्रये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम 7 से 8 हज़ार बार। जीवन में 2 से 3 बार ऐसा हो जाए कि आप इस मंत्र का कम से कम 7 हज़ार बार जप करिए। और जावित्री की जड़ रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में उखाड़ लीजिए या मिल जाए तो उसे धारण कर लीजिए और इसी मंत्र से उस जावित्री की जड़ की पूजा करिए। अपने कमरे को खूब सुंदर सजा करके रखिए, ब्राह्मण की अर्चना पूजा करिए, माता पिता की सेवा आराधना करिए और गाय का दान करिए, स्वर्ण का दान करिए, तांबे का दान करिए, चांदी का दान करिए, मतलब धातु का दान करिए। इस नक्षत्र में उत्पन्न होने का जितना दोष है वो सब समाप्त हो जाता है। ये तो एक उपाय की बात हो गई। अब बात करेंगे कि हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है। वो नौकरी करने वाले होते हैं, पदस्थ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन बड़ी गहरी बात यहाँ पे ये भी है कि जिस भी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है वो लोगों को देने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहता है, पर बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। बड़ी गहरी बात है और बड़ी ही मतलब नेगेटिव भी है कि आप सामने वाले को उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसकी मदद के लिए आप किसी भी स्थिति में तैयार हैं,
आपको पहले तो किसी से कोई मतलब नहीं था, पर जैसे आपने किसी ज़रूरतमंद को देखा, आप उसके लिए अपनी गाड़ी से उतर करके उसकी मदद करते हैं, पर बाद में चल करके भी उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। परमात्मा की अगली इच्छा रही वो आपको मिल जाता है, पर नक्षत्र का प्रभाव इस दुनिया के लोगों से आपको कुछ नहीं मिलता है। आपके सत्कर्म का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, वो परमात्मा की शक्ति है और उसका कर्तव्य है परमात्मा का कि आपके द्वारा किए गए पुण्य का प्रतिफल आपको दे, पर वस्तुतः इंसान और जीव आपको नहीं देता। हो सकता है आप किसी की सेवा कर रहे हो सकता है आप किसी की निस्वार्थ भाव से कोई सेवा कर रहे हो, पर उसका प्रतिफल आपको उस व्यक्ति के द्वारा या उस समाज के द्वारा आपको नहीं मिलता है। हस्त नक्षत्र के जो लोग जन्मे होते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं। इनकी मुखड़े की आकृति बड़ी ही व्यापक और बेहतरीन होती है। ये अपने मुस्कान से कई लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। विलक्षणता, और इनका शरीर गठीला होता है और सुगठित होता है। ये रोगी नहीं होते, विलक्षण प्रतिभा के धनी और सरकार में रह करके सरकार का सहयोग करने वाले, सरकारी कामों में पदस्थ अधिकारी बनने वाले होते हैं। इन्हें कई बार क्लर्क और सैनिक सेवा में भी काम करते हुए देखा जाता है। ये बात रही नक्षत्र की। दाम्पत्य वगैरह इनका सामान्यतया ठीक ठाक रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। यहाँ व्यवहार बड़ा कुशल और शीतल सा रहता है। यहाँ गंभीरता, हाँ लेकिन एक बात है कि अगर गर्म जो हो जाए तो फिर ठंडा थोड़ी देर से होता है। बहुत जल्दी से, आसानी से किसी बात को समझ लेने वाला होता है। सामने वाले की परिस्थिति को तुरंत ही भाप जाने वाला, सामने वाले की परिस्थिति के हिसाब से अपनी परिस्थिति को बना लेने वाला, सामने वाले के हिसाब से अपने मन बुद्धि चित्त को व्यवहार कुशल बना लेने वाला, ऐसे हस्त नक्षत्र वाले होते हैं। इनकी तीक्ष्णता, इनकी बुद्धिमता और इनकी कुशाग्रता देखने लायक होती है। यह नक्षत्र का प्रभाव था। अब बात करेंगे कि हस्त नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं, अगर उस चंद्रमा पे जो हस्त नक्षत्र में बैठा है, अगर उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो कैसा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति वैद्य होता है ना। प्रयोगशालाओं में काम करने वाला धीर पुरुष होता है और किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को हराने नहीं वाला होता है। वो सदैव एक जैसा बना रहता है और किसी भी समस्या का हल तुरंत ही ढूंढने वाला भी होता है। अगर उसी चंद्रमा पे जो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस पे मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो यहाँ व्यक्ति वापस से फिर से रिस्पॉन्सिबल और कर्ता धर्ता होता है। ये समाज का पोषक बन जाता है, राजनीति करने वाला, पदस्थ अधिकारी, गंभीर लोगों से मैत्री करने वाला और समाज को दिशा देने वाला भी होता है। इतना ही नहीं, उसके जीवन में कभी कभी दूसरों के कारण परेशानी भी उठानी पड़ती है। दूसरों की समस्या का हल ढूंढते ढूंढते व्यक्ति कई बार स्वयं को भी समस्या में रख लेता है। वहीं चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और अगर उस पर बुध की दृष्टि है तो व्यक्ति कुशाग्रता की परिपाटी को तय करने वाला होता है। पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं। इतना तेज होगा, इतना बढ़िया लिखने वाला होगा, इतना बढ़िया लेखक होगा, इतना बढ़िया कवि होगा, इतना बढ़िया राइटर कि पूछिए ही मत। उसके लेखनी से क्रांति हो जाती है। वो जो लिख देता है वो शायद उसके मन में जितने भी भाव पैदा होते हैं उसको वो कागज़ पे बहुत बेहतरीन तरीके से लिखता है। कानून का निर्माता होता है और गंभीर बुद्धि का होता है। इतना ही नहीं, ये जो हस्त नक्षत्र वाले लोग होते हैं, अगर उस पर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो यहाँ जातक कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ भविष्य दृष्टा भी होता है। वो भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता, बड़ों का आदर कैसे करना है, समाज में संतुलन कैसे बनाना है, ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है, मैकेनिज्म तैयार कैसे करना है, ये सब इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसी चंद्रमा पे जो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति लेखक, प्रोफेसर, उसके बाद कानून और बैरिस्टर आदि की पढ़ाई करने वाला, बेहतरीन प्रवक्ता और पार्टी का प्रमुख होता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की उन पे दृष्टि है तो ये व्यक्ति को सुखी, मतिमान, गतिमान और गतिशील बुद्धि का बना देते हैं। वो उलझा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल ही सपाट और बेहतरीन बुद्धि का है। उसको बहुत छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं करती हैं। उसका दार्शनिक प्रभाव लोगों को आकृष्ट करने वाला और अपनी वाणी से, शंख की भांति वाणी से सबको अपनी तरफ आकृष्ट करने वाला होता है। वहीं बुध अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति महिलाओं से सुख प्राप्त करने वाला, कई बार वो वैद्य यहाँ भी हो जाता है, सुखी तो होता ही है, सांसारिक वस्तुओं में उसकी रुचि बढ़ती है
अनुभवी तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत बड़े लेवल पे जाकर के अपने प्रभाव से बहुत बड़े लोगों पे, बहुत जो है वो कई लोगों की संख्या पे शासन करने वाला होता है। यहाँ व्यक्ति अपने आप को क्षेत्रज्ञ बना लेता है, और इतना ही नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत लोग उसके अंडर में काम करने वाले भी होते हैं। ये शुक्र का प्रभाव है। उसी चंद्रमा पे जो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति निर्दयी, दुखी, कमजोर, हठी और जुझारूपन की प्रवृत्ति से युक्त रहने वाला, सदैव समस्याओं से ग्रसित, माता पिता के सुख से वंचित और समाज में निकृष्ट पदों पे विभूषित होने वाला या निकृष्ट पदों से आक्रांत रहने वाला होता है। उसका समाज का जो बड़ा वर्ग होता है उसको प्रायः उससे परेशानी मिलती है और वो राजा के द्वारा निष्कासित होता है, मतलब उसको नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। ये आपकी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि है, अगर चंद्रमा हस्त में बैठे हैं तो। कि चंद्रमा अगर हस्त नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो उसके स्वामी देवता कौन होंगे? हस्त नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी देवता मंगल देव हैं, और जिस भी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र के पहले चरण में होता है वो विश्व की तरह अपने प्रभाव से समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला होता है। उसकी कीर्ति चहुओर विकसित होती है। वो पदाधिकारी बन के समाज के बड़े लेवल पे, समाज को बड़े स्तर पे प्रभावित करता है। वहीं चंद्रमा अगर हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो इसके जो स्वामी देवता हैं वो शुक्र देव हैं, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति यहाँ भी बड़ी ही सांसारिक सुखों का भोक्ता और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी देवता बुध होते हैं, जहाँ यहाँ पे भी व्यक्ति लेखक हो जाए, कवि हो जाए और बहुत ही बेहतर बुद्धि का होता है। यहाँ पे भी उसको कोई कष्ट होते नहीं देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी देवता चंद्रदेव हैं। यहाँ व्यक्ति वापस वैद्य हो जाए, विद्वान हो जाए, कवि हो जाए और अच्छे पदों पे विभूषित होता है। मतलब चरणबद्ध तरीके से देखते हैं तो यहाँ जिस भी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है उसकी कुंडली में सूर्यदेव का और चंद्रदेव का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। इसके साथ साथ हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों की कुंडली में बुध और शुक्र का भी बली होना आवश्यक होगा। मतलब आप समझ गए हैं कि कैसे ये हस्त नक्षत्र व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये किसी भी चीज़ को बहुत मजबूती से ग्रैब करता है, पकड़ता है, देखता है और फिर अपनी बुद्धि अप्लाई करता है। कैपेसिटी बड़ी अद्भुत होती है। ज्ञान अर्जित करने की क्षमता, समझने की शक्ति, वाक्पटुता बड़ी ही बेहतर होती है। टेस्ट बड़ा बढ़िया होता है। रंगों की समझ, कुशाग्रता, कितने हद तक, कितने स्तर में कितने डालने की आवश्यकता है, किसको कितना पुट देना है, कितनी चूड़ी कसनी है, किसी को कैसे अपने पावर में रखना है, ये सब हस्त नक्षत्र वालों को बहुत बेहतर तरीके से आता है। बस इनको समाज से कुछ मिलता नहीं है। कई बार इन्हें सारा काम स्वतः स्वयं से ही करना होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नक्षत्र की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, आगे बने रहिएगा। ऐसे ही मैं प्रत्येक ग्रह को प्रत्येक नक्षत्र में बताने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।